हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम गर्ल्स वर्दी का एक बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इनके प्ले के बारे में बात करते हैं। और इसकी आज मैं आपको समरी बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इससे रिलेटेड वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप समरी ही जान लीजिए, जिससे आप उसके बाद मैं कैरेक्टर बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है। ओके, तो चलिए। जस्टिस जो कि 1910 में जॉन गर्ल्स वर्दी ने लिखा था। इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले, ओके, एंड आयरनिकल ड्रामा। ओके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो है 3 एक्ट प्ले है जॉन गर्ल्सवर्दी का। तो चलिए सबसे पहले एक्ट में क्या दिखाता है। जैसे ही जो फर्म है, एक जहाँ पे वर्क करते हैं सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो सॉलिसिटर की एक फर्म है। उसमें जो है इस प्ले की शुरुआत होती है। कॉक्सन मैनेजिंग क्लर्क अपनी टेबल पर एक बैंक पासबुक में कुछ काउंटिंग कर, कुछ आंकड़े जो है जोड़ते हुए पाया जाता है। मतलब देखा जाता है कि मतलब ऐसा सीन दिखाया जाता है एक्ट 1 में। ठीक है, और बहुत साफ, बिल्कुल ईमानदार दिखने वाला व्यक्ति दिखता है। और ऑफिस का लड़का जो स्वीडल है, कॉक्सन को यह बताने के लिए आता है कि कोई जूनियर क्लर्क फोल्डर को देखना चाहता है। कॉक्सन कार्यालय में निजी जो मतलब पर्सनल जो मीटिंग होती है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, अनुमति देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। सोचते हैं कि जहाँ पे वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कोई ना ही मिले आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और ईसाई है, मतलब क्रिश्चियन है। और कुछ जो सिद्धांत उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसका वो बहुत ही अच्छे से उसका पालन करते हैं। और वह कार्यालय में निजी कॉल करने वालों का मतलब ऐसे मतलब जो आते हैं मनोरंजन के लिए बातचीत करते हैं। जैसे ऑफिस है तो ऑफिस में वर्क करने वाले जो होते हैं, जो बातचीत करते हैं, इससे थोड़ा बचते हैं। इनको वो पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है नियम के विरुद्ध भी है। ये अच्छा भी नहीं होता कि जो आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ऑफिस में कोई आपसे मिलने आए, वहाँ पे आप बैठ के बात करिए तो अदर लोग भी जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या होता है, जब रूथ हनीवाल आता है, कॉक्सन उसे बताता है कि वह फोल्डर को उसके कार्यालय में नहीं देख सकती थी। लेकिन जब रूथ ने फोल्डर को यह कहते हुए देखने पर जोर दिया कि यह उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो जो बूढ़ा आदमी है भरोसा कर लेता है और उसे फोल्डर को देखने की अनुमति दे देता है। इस अवस्था में क्या होता है कि फोल्डर आता है, वो बल्कि पीला और मतलब बहुत ही घबराया हुआ सा है। कॉक्सन यह कहकर कमरे से चला जाता है कि उसे उस महिला के साथ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, फाल्डर रूथ के साथ आता है, रूथ के साथ है। रूथ उसे अपनी मतलब जो दुखद कहानी है रोती गाती है, सुनाती है उसे। और मेरी उसका एक शराबी पति है, फिर से उसने उसे मारने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को बचाया और अपने बच्चों के साथ अपने मतलब बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ चुकी है, वो बोलती है। और फिर वापस जा करके अपना सामान लेने की हिम्मत उसमें नहीं है। वो ये सब वो बात करती रहती है। ठीक है, उनकी बातचीत से हमें पता चलता है, मतलब लोगों को पता चलता है कि रुथ एक दुखी विवाहित लेडी है जिससे फाल्डर से प्यार हो गया है और फाल्डर भी उससे बहुत प्यार करता है और उसे उस नरक से उसको बचाना चाहता है। और उसे एक खुशहाल जीवन देने के लिए वह अपने को मतलब माइंड में सेट कर लेता है कि मैं इसे बहुत ही हैप्पी लाइफ दूंगा। अब आगे जानते हैं कि मतलब फाल्डर क्या होता है। फाल्डर और रुथ ने उस रात देश छोड़ने की योजना भी बना रखी थी, दोनों ने प्लान कर रखा था। तो क्या होता है कि फाल्डर रुथ को कुछ पैसे देता है और उसे बोलता है कि इस निश्चित समय पर मतलब एक प्लेस वो लोग डिसाइड करते हैं और एक समय टाइम डिसाइड करते हैं कि ऐसे इस समय पे इस प्लेस पे तुम उसका इंतजार मतलब मेरा इंतजार करना, ऐसा कहता है। ठीक है, और मतलब कहता है कि वहाँ पे तुम पहुँचना। और जबकि फाल्डर और रुथ भावुक मतलब थोड़ा सा वो करते हैं, गले वले मिलते हैं, प्यार व्यार करते हैं एक दूसरे को। फिर क्या होता है कि कॉक्सन वापस आ गया। जब रुथ चली जाती है तो कॉक्सन ने फाल्डर से कहा कि उन्हें इस तरीके से मतलब कार्य ऑफिस में मिलने के लिए इतना वो नहीं करना चाहिए। तो वह उसे घर में मतलब एक क्या कहते हैं पैम्फलेट देते हैं। लेकिन जो सीन दिखाता है उसमें क्या होता है कि डाउट होता है। मतलब ऐसा मतलब डाउट लगता है, डाउट से परे साबित होता है कि लगता है नहीं कि कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति युवक के साथ अपने मतलब जो रिलेशन है उसको मतलब माफ़ कर देता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही फाल्डर अपने कार्यालय में जाता है, मतलब ऑफिस में जाता है, तो उस फर्म का जो जूनियर पार्टनर वाल्टर हाउ है वो आता है। वह मतलब बहुत ही उदार विचारों वाला कह सकते हैं और बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति है। उनके पिता जो है जेम्स हाउ सीनियर पार्टनर आते हैं और अपने बेटे के साथ साथ व्यापार मतलब ये बिजनेस की बात करते हैं, उस पर अपने डिस्कशन करते हैं। और बैंक में जो जितने भी बची हुई राशि है उसकी जांच करते समय उन्हें कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और वो अपने बेटे से पूछता है कि वास्तव में वह पैसा मतलब वह राशि क्या थी जो उसने कुछ दिन पहले निकाली थी। वॉल्टर का कहना है कि यह 9 पाउंड था, लेकिन प्रविष्ट मतलब उससे पता चलता है जो सारा जो रजिस्टर वगैरह पता ऑफिस का होता है बैंक का, उससे पता चलता है कि ये 90 था, 90 था, मतलब 9 नहीं था, 90 था। इसलिए वो मतलब बहुत ही आश्वस्त हैं कि उस चेक को उसी व्यक्ति ने बदल दिया होगा जिसने से कैश कराया होगा। अब क्या होता है, अब कॉक्सन ने डेविस को चेक दिया। जिस दिन चेक भुनाया गया था, मतलब जिस दिन चेक वो कैश कराया गया था, उसी दिन वह दूसरे देश में बसने के लिए चला गया। इसलिए डेविस जो है वो संदिग्ध है, मतलब उसके ऊपर डाउट है। लेकिन जेम्स हाउ आश्चर्य करता है कि डेविस के चले जाने के दिन वाल्टर के पास मौजूद जो चेक बुक के काउंटर फाइल को किसने बदल दिया। ठीक है, तो बैंक का जो कैशियर आता है और चेक को बुनाने के वाले फाल्डर की पहचान करता है। फाल्डर कबूल करता है कि बताता है कि वह यह सब करते हुए अचंभे में था, लेकिन जेम्स इसे एक जानबूझकर जालसाजी मानता है और फाल्डर को इस दलील मतलब जो दलील देता है उस पर जाने से मना कर देता है कि यह उसका पहला अपराध था। ठीक है, वाल्टर और कॉक्सन फाल्डर को बचाने में मतलब फेल हो जाते हैं, उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है। अब देखिए एक्ट 3 में क्या दिखाता है। फाल्डर जो है जालसाजी के आरोप में कटघरे में खड़ा हो जाता है, मतलब उसको
सीधा कोर्ट में हाजिर होता है, बल्कि जो है जो गंभीर चेहरे फेस वाले जो जज हैं और वकील जूरी के सामने बहस करते हुए नजर आते हैं। अब ये वकील चाहते हैं कि अभियुक्त को मतलब जो ये है फॉल्डर है उसको दोषी ठहराया जाए और सजा दी जाए, क्योंकि जालसाजी साबित हुई है, मतलब फ्रॉड साबित हो गया, प्रूफ हो गया है। उनका तर्क है कि अपराध जो होता है, जो भी इस तरीके का अपराध होता है, वो सुनियोजित और जानबूझकर किया गया है। और फॉल्डर ने ठगी करने के उसमें, एक सेकंड, उनका ये कहना है कि अपराध जो है वो बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही जानबूझकर किया गया है, मतलब पूरी प्री प्लान्ड तरीके से किया गया। फॉल्डर ने ठगी करने के लिए चेक को बदल दिया और काउंटरफाइल को बदलने में काफ़ी समय लगता है। तो यह बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब कुछ पल का पागलपन का मामला नहीं हो सकता है, और ना ही यह महज संयोग का मामला है। ठीक है, तो फॉल्डर के अपराध को और भी अच्छा में दिखाया गया, लेकिन चेक और काउंटरफाइल में फेरबदल करते समय उनका मानना था कि डेविस प्रमुख संदिग्ध होगा। इस प्रकार उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर विचार करने और एक निर्दोष व्यक्ति को दोष देने के लिए अपना समय लिया, जो अब खुद का बचाव करने के लिए नहीं था। तो बचाव पक्ष के जो वकील थे, हेक्टर फ्रॉम जिनका नाम है, इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि फॉल्डर ने चेक को बदल दिया था, लेकिन फिर वह उन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि जिन्होंने उसे अपराध करने पर मजबूर किया। वह रुथ, दुखी विवाहित महिला से प्यार करता था और उसे उस नरक से बचाना चाहता था जिसमें उसके पति ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था, उसे प्रताड़ित किया था, उसे मारा पीटा था। लगभग उसी सुबह उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश कर दी गई, हत्या कर दी। उसने रास्ते खोजने की पूरी कोशिश की और रूथ के साथ देश छोड़ने और उसे विदेशी भूमि में, मतलब विदेश में जाकर खुशहाल घर देने का फैसला किया था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपना सपना पूरा कर सके। इसलिए पैसे पाने के लिए अपनी मतलब इस तरह से उसने बिता बोली में उसने चेक को इस तरीके से ईश्वर के रूप में देखा और एक गलती कर दी, इसमें मतलब इसको रियलिटी बना दिया। सोचा कि ऐसा करते हैं, मतलब उसने ऐसा कर भी दिया। बाद में उन्होंने काउंटर फाइल को भी बदल दिया और एक मतलब उससे बचने के लिए और एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, फॉल्डर ने पहले कभी भी जालसाजी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन रुथ को बचाने के लिए उसने जो कुछ किया उसे किए बिना वो रह नहीं सका था। उसकी मतलब जिस तरह से वो रोती आ करके, वो सब सुनने और देखने के बाद वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सका और उससे गलती हो गई। लेकिन न्याय की जो जो कोर्ट है, न्यायाधीश मतलब जो जज हैं और जो जूरी मेंबर्स हैं फ्रॉम जो उसका वकील है, उसके तर्क से सहमत नहीं थे। एक विवाहित महिला के साथ जालसाजी और फॉल्डर के साथ रिलेशन दोनों ही उसकी नज़र में अनैतिक थे, इसलिए फॉल्डर को सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति से उसको दोषी पाया गया और 3 साल के लिए उसको सजा सुनाई गई। ठीक है, तो फिर क्या होता है देखिए, दृश्य मतलब जब सीन जो जेल के कमरे में खुद मतलब दिखाता है कि यहाँ क्रिसमस की पूर्व मतलब पहले की शाम है और गवर्नर वार्डर के बीच कैदियों और पुराने नए फॉल्डर के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद क्या होता है, कॉक्सन फॉल्डर को देखने आता है। वह जो कहता है उससे हमें पता चलता है कि बूढ़े का उससे कुछ स्नेह है, मतलब कुछ प्यार है। उनका कहना है कि पिता की बहन को उसके पति ने उसे देखने की अनुमति नहीं दी है और उसकी दूसरी बहन विकलांग है। फॉल्डर को पहले से ही उनके रिश्तेदारों द्वारा मतलब बहिष्कृत कर दिया माना जाता है कि मतलब इसके रिलेशन जितने रिश्तेदार हैं ऐसे ही कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब फॉल्टर को सजा सुनाई गई तो रूथ ने उसके लिए इंतजार करने का वादा किया खुद के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी और अपने बच्चों की खातिर उसने वर्क हाउस जाने का फैसला किया। कॉक्सन ने उसे ऐसा ना करने के लिए राजी भी किया, लेकिन जैसा कि उसे मतलब अपना जीवन जीना था तो करना असंभव लग रहा था कि कैसे वो क्या करेगी, तो उसने अपने पति क्रूर शराबी के पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प दिखा ही नहीं, क्योंकि ये तो जेल में चला गया। तो फिर क्या होता है, कॉक्सन ने गवर्नर को बताया कि कैसे फॉल्डर उनसे जुड़ा हुआ था। तब कॉक्सन ने कैदियों के साथ, जितने भी यहाँ पे कैदी उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार पर नाराजगी जताई और एकांत कारावास का कैदी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जो बूढ़ा व्यक्ति था उस अपने कुत्ते को भी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं रखेगा। लेकिन जेल के डॉक्टर इसे सहमत नहीं है। बेशक फल्डर घबराया हुआ है और उदास है, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं है। कॉक्सन इस आश्वासन के साथ निकलता है कि गवर्नर जल्द ही फॉल्डर का मतलब दौरा करेगा। फिर क्या होता है, अब हमें 4 कैदी जो है मोने, क्लिप्टन, ओक्लेरी और फॉल्डर की जेल की कोठरी में ले जाते हैं। पहले 3 का व्यवहार असामान्यता दर्शाता है, क्योंकि वे सभी अकेलेपन के शिकार हैं और फॉल्डर भी उसी उदासी घबराहट से बुरी तरह पीड़ित पाया जाता है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वह दूसरों से अलग नहीं है। राज्यपाल उसे सलाह देते हैं कि वह अपने निजी मामलों में ज़्यादा ना सोचे और अपने कष्टों पर काबू पाए, मतलब फीलिंग्स को कंट्रोल करे। तो फिर क्या होता है, फॉल्डर को उसकी मतलब उसी कोठरी में दिखाया गया जहाँ पे उसको डाला गया था और फर्श पर खड़ा रहता है, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। वह बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर वह एक आह भरता है और उसे आवंटित कार्य करने जाता है। वह उदासी में खो गया है और वह एक असहाय पिंजरे में बंद जानवर की तरह इधर उधर टहलता है। फीकी रोशनी में, मतलब ऐसे डिम डिम सा लाइट है। वो एक डिब्बे में झांक कर अपना चेहरा देखने की कोशिश करता है, मतलब अजीब अजीब हरकत करता है। वह दरवाजे के पीछे खड़ा होता है, फिर कुछ सोने की कोशिश करता है, फिर सेल को रोशन किया जाता है और सांस लेने के लिए फोल्डर हाँफता है और दूर की आवाज़ सुनता है कि जो जोर जोर से बढ़ती है, जिससे वह मतलब वो अट्रैक्ट होता है। वह दरवाजे की ओर रेंगता है, लेकिन फिर वह अपनी बंद मुट्ठी पैंट मतलब को हिंसक रूप से उठाता है और खुद को दरवाजे पर पटक देता है। उस पर बुरी तरह से वार करता है। बहुत ही मतलब उदास और बीमार जैसा ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि रुथ हनीवेल जो है कॉक्सन से मिलने उसके ऑफिस में आती है। उनकी बातचीत से मतलब लगता है कि फॉल्डर जेल से रिहा हो गया है।
वह अब अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। एक दिन पहले उसने फॉल्डर को देखा, वह पूरी तरह से चमड़ी और हड्डी का था, मतलब एकदम अजीब सा जेल में 3 साल रहते रहते अजीब से उसकी हालत हो गई थी। उसे अभी तक कोई मतलब जॉब ही नहीं मिली थी। रूथ कॉक्सन को हनीवेल के साथ अपने नाखुश विवाह की दुखद कहानी बताती है कि कैसे उसे उसे छोड़ना पड़ा, कैसे उसने अपनी मतलब ज़िंदगी जीने के लिए और अपने अपमान को, निराशा को, लेकिन फिर भी वह फॉल्डर से विनती करती है कि उसे एक मौका और दिया जाए। फॉल्डर ने कहीं और कोशिश की थी, लेकिन जब यह पता चला कि वह एक अपराधी है तो उसे काट दिया गया था। लेकिन कॉक्सन रुथ से कहता है कि वह अपने मतलब जो नियोक्ताओं, जो उनके जो और हैं, मतलब से बात करेगा, जो उसके और लोग हैं, उसे बताएगा कि वह उसे एक और मौका देने के लिए सहमत हो, मतलब फिर से उसको वहाँ पे जॉब दे दें कहीं, क्योंकि उसको जॉब मिल नहीं रही है। वहाँ जाहिर है मतलब एक प्लेस है और एक आदमी और एक शामिल होने जा रहा है, किसी तरह उस आदमी को दूर रखना होगा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले कि कॉक्सन अपने मतलब अपने लोगों से बात करता है, ऑफिस के लोगों से, कॉक्सन के अंदर आने से फॉल्डर शर्मिंदा होता है। फॉल्डर सिर्फ एक मौका मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो किया उसके लिए उसने पर्याप्त भुगतान कर लिया, मतलब उसको जेल की सज़ा मिल गई है। वह एक निकाला हुआ, बहिष्कृत किया हुआ, जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया। अब उसकी बहन भी उसे बिल्कुल नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है। वह पूरी तरह निराश है, ना घर है, ना जीवन, ना कोई फ्रेंड है, कुछ भी नहीं उसके पास, ना जॉब है। तो कॉक्सन उसे समझता है और एक और मौके के साथ उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। फिर जब वे बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जेम्स और वाल्टर हाउ अंदर मतलब आते हैं ऑफिस में। दोनों, उन्होंने फॉल्डर को बधाई देती है, मतलब कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और कॉक्सन ने उन्हें फॉल्डर को एक और मौका देने का भी विचार करने के लिए कहा, क्योंकि उसने जो किया था उसके लिए उसको सजा मिल चुकी थी। तो वाल्टर फॉल्डर के लिए सभी सहानुभूति, मतलब सबके लिए, सबके पास सिंपैथी होती है, इसके लिए रखते हैं। लेकिन जेम्स चाहते हैं कि फॉल्डर रुथ से खुद को अलग कर ले, क्योंकि उसी की वजह से उसने ये सब झेला था। और फॉल्डर सहमत नहीं है, लेकिन रुथ वादा करती है कि वह उससे दूर रहेगी। इसके बाद जेम्स फॉल्डर को फिर से अपने मतलब ऑफिस में अपॉइंट कर लेते हैं, फिर से जॉब मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना है। जब क्या होता है, कुछ सुखद अंत आने के लिए तैयार होता है ना, तो क्या होता है, डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर फिर से आते हैं। फॉल्डर देर से खुद को रिपोर्ट करने में विफल रहा, मतलब उसको जा जाकर समय समय पे मिलना होता है जेल में, लेकिन वो जा नहीं पाता है। इसलिए उसे चूक के लिए, मतलब उसको ऐसा नहीं करने के लिए फिर से दंडित किया जाना चाहिए। इस बार भी जेम्स ने इसका विरोध किया और फॉल्डर की रक्षा करने के लिए कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो जेल के जो प्रेत वो थे, उन्होंने, स्मृति ने फॉल्डर को पागल कर दिया और वह कानून को धोखा देते हुए अपनी मौत के लिए कूद गया। कॉक्सन ठीक ही कहते हैं। अब उसे कोई नहीं छुएगा फिर कभी नहीं। हुआ कोमल यीशु के साथ सुरक्षित है, मतलब वो मर जाता है बेचारा, इतना वो टॉर्चर हो जाता है कि वो मर जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्ले? बहुत ही दुखद, बहुत ही क्या कहते हैं, ट्रेजिक टाइप का है ये, आयरॉनिकल भी है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको भी देख लीजिए आप। ओके। तो रॉबर्ट कॉक्सन, जैसे कि आपने देखा, एक मैनेजिंग क्लर्क हैं। रुथ हनीवेल, द वुमन फॉर होम वाल्टर ऑर्डर द चेक, जिसकी वजह से उसने चेक को बदला। एंड विलियम फॉल्डर जूनियर क्लर्क है, 23 साल का, जिसने वो गलती की थी, ठीक है। और जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, ये भी इसमें कैरेक्टर हैं। डेविस, जूनियर क्लर्क। हेक्टर फ्रॉम जो है फॉल्डर के अटॉर्नी है ड्यूरिंग द ट्रायल, जो मुकदमा होता है उसमें एक यंग एडवोकेट हैं। और हेरोल्ड क्लीवर जो है द काउंसलर फॉर द प्रोसिक्यूशन एट फॉल्डर्स ट्रायल। ओके। विस्टर जो है एक डिटेक्टिव हैं फ्रॉम द स्कॉटलैंड यार्ड। एंड मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड है, एक जज हैं। कैप्टन डंसन, वीसी, प्रिजन गवर्नर के प्रिजन है, सॉरी, प्रिजन के गवर्नर हैं। द रिव ह्यूज मिलर, द प्रिजन चैपलेन, एक क्लर्गी मैन है। एडवर्ड क्लीमेंट्स प्रिजन में डॉक्टर थे। एंड वुडर, चीफ वार्डन ऑफ द प्रिजन, वुडर जो है वो एक चीफ वार्डन है। एंड स्वीडल ऑफिस बॉय, कॉले बैंक का क्लर्क है, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन इन कैरेक्टर्स को आप लिख करके रख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इनका जो नेक्स्ट जो है प्ले मैं जल्दी अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी और उसकी हिंदी समरी आपको बताऊँगी। जितने भी इंपॉर्टेंट इनके प्ले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गर्ल्स वर्दी के, वो मैं सभी के सभी बनाऊँगी उसका वीडियो, सबको सारे करेक्टर्स और सारी समरी मैं आपको बताऊँगी। ओके। तो चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पे, जो भी टीजीटी को लेकर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। और जो भी अब इसके बाद ये गर्ल्स वर्दी लास्ट राइटर थे, तो इनका मैंने लगभग सारी चीज़ें के बारे में बता दी है। इसके बाद मैं अब केवल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी सारे राइटर्स का। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन, मतलब आने वाले हैं, PYQs भी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाती रहूँगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।